चलिए ने पिछले क्लास में हमने बताए हुए थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। स्टेट कॉमर्स 2023 की परीक्षा जो 6 मार्च में होने वाली है, उसी सिलेबस में से ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या चीज़? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में एक फंड फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक है, चैप्टर है। उस चैप्टर पर बताने जा रहे हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसे ज़रूर देखें, समझें। और यह जो लेक्चर दे रहे हैं इस पर, इस टॉपिक पर, उससे आप लाभान्वित होंगे। सभी स्टेट 2023 कॉमर्स के परीक्षार्थी इसे ज़रूर अपने तरीके से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण। कोष प्रवाह विवरण किसे कहेंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट किसे कहेंगे? फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल से लगाया जाता है। इससे वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी से। फ्लो का अर्थ परिवर्तन से, अर्थात प्रवाह। परिवर्तन कमी या वृद्धि किसी में हो सकता है। परिवर्तन का मतलब सिर्फ वृद्धि ही नहीं, कमी भी हो सकती है। तो प्रवाह मतलब परिवर्तन, कमी या वृद्धि में। स्टेटमेंट का अर्थ है विवरण, मतलब कार्यशील पूंजी में होने वाले परिवर्तन के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे ही फंड फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। ये 2 वर्षों के वित्तीय विवरण मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर बनाया जाता है। 2 वर्षों के बैलेंस शीट का कंपैरिजन किया जाता है, कुछ अलग से एडजस्टमेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत मुख्यतः 2 तरह का विवरण बनता है। शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, क्या चीज? शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का अनुसूची। और दूसरा बनता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, इसी के अंतर्गत बनता है। तो शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में अभी हम बोले 2 वर्षों के वित्तीय विवरण अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर ही हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसमें मुख्यतः उस बैलेंस शीट से यही निचोड़ निकाली जाती है जो हमारी कार्यशील पूंजी में कितनी परिवर्तन हुई, इसको दर्शाया जाता है शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में। और फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज का अप्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे वर्किंग कैपिटल पर, इसके लिए बनाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फिर से जान, शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स एवं करंट लायबिलिटीज के अंतर को दर्शाया जाता है। पहले तो दोनों वर्षों के दोनों बैलेंस शीट के आधार पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लिखा जाता है और दोनों वर्षों का फिर कंपैरिजन करके अंतर निकाला जाता है, जो एक बार करंट एसेट का, एक बार करंट लायबिलिटीज का। फिर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा के वर्किंग कैपिटल निकाला जाता है। मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का वर्किंग कैपिटल पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अंतर को शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में दर्शाया जाता है। ठीक, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटाते हैं तो वर्किंग कैपिटल होता है। तो यहाँ पर करंट एसेट्स का वर्किंग कैपिटल पर सीधा प्रभाव पड़ता है और करंट लायबिलिटीज का वर्किंग कैपिटल पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से। लेकिन दोनों अंतर करके क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें स्पष्ट हो गया जो शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में क्या आइटम दर्शाया जाएगा, सभी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज उसका कंपैरिजन करके चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल अर्थात इंक्रीज या डिक्रीज में दर्शाया जाता है। इसमें मुख्यतः कॉलम होता है, एक पार्टिकुलर्स हो जाएगा, इसके बाद आपका करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट, मैंने 2 वर्षों का, पहले प्रीवियस ईयर तब करंट ईयर। तब 2 कॉलम और होगा, एक इंक्रीज का और एक डिक्रीज का। इस तरह कुल आपका 5 कॉलम हो गया। फिर ऊपर करंट एसेट दर्शाया जाता है और नीचे करंट लायबिलिटीज दोनों वर्षों का। फिर उसका अंतर करके अंत में वर्किंग कैपिटल निकाला जाता है। उस वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज किया या डिक्रीज, इस प्रभाव को दर्शाया जाता है शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर? दूसरा है फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण। कोष प्रवाह विवरण में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को छोड़कर शेष जो भी मदे होते हैं, अर्थात फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को छोड़कर शेष जो भी मदे होते हैं उसका प्रभाव
वर्किंग कैपिटल पर इनडायरेक्ट रूप से अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से कैसे पड़ता है, इन्हीं प्रभावों को दर्शाने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसके दो पक्ष होते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो साइड में इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दर्शाई जाती है। इसी का जस्ट अपोजिट है आउटफ्लो साइड। फिर जाना, इनफ्लो का मतलब आना और आउटफ्लो का मतलब जाना। जिन मदों से, जिन फिक्स्ड लायबिलिटीज या एसेट्स से रुपया आता हो तो इनफ्लो में और जाता हो तो आउटफ्लो में। इनफ्लो में इशू ऑफ शेयर, शेयर हम जब निर्गमित करेंगे तो रुपया आएगा। इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर जब हम इशू करेंगे तो रुपया आएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को बेचेंगे तो उससे भी रुपया आएगा। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जो वृद्धि होगी, बैंक में मान लीजिए 1 लाख लोन है और वह 1.5 लाख हो गया तो माना जाता है 50 शेयर और आपने लोन लिए हैं, इससे भी रुपया आता है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये क्या है? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यंत्र हम बताएंगे। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, संचालन से जो व्यवसाय को लाभ होती है उसे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है, इससे भी रुपया आता है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बच गया, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में तो रुपया माना जाता है, तो मतलब हुआ जो आउटफ्लो ज्यादा हुआ होगा, इनफ्लो कम, तभी ना डिक्रीज करेगा। फिर जानिए, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब आउटफ्लो ज्यादा हुआ होगा जब जोड़ेंगे तो, और इनफ्लो कम हुआ होगा। या फिर यही चीज शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से आता है, जिसका रिजल्ट होता है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब हमारी डिक्रीज ज़्यादा हुई होगी और इंक्रीज कम हुई होगी, तो बैलेंस को बराबर करने के लिए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को डाला जाता है। नेक्स्ट दाएं तरफ आउटफ्लो में जस्ट इसका अपोजिट, रिडम्पशन ऑफ शेयर, अंशों का भुगतान, भुगतान करेंगे तो रुपया जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का भी भुगतान करेंगे तो रुपया जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट्स अगर हम मान लीजिए लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, मशीन खरीदे, तो परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीदेंगे तो उसमें वस्तु आएगा, रुपया जाएगा। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कर्जा मेरा 1 लाख है, उसमें हम 30,000 चुका दिए तो अब 70,000 होगा, इस तरह इसमें भी रुपया जाता है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वही बात, जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब इनफ्लो ज़्यादा हुआ होगा और आउटफ्लो कम हुआ होगा, इसलिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल उस साइड डाला जाएगा बैलेंस बराबर करने के लिए। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, ये लॉस फ्रॉम ऑपरेशन जो है, जैसे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन था, अगर निगेटिव रिजल्ट आएगा तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन होगी, और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन में भी रुपया माना जाता है तो जाता है। ये जो प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन है, इसकी एक कैलकुलेशन होगी, जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जाना जाएगा। इसका परिणाम यदि ऋणात्मक होगा तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन और धनात्मक होगा तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन होगी। क्लियर? अब ये कैलकुलेशन जो होती है, इस कैलकुलेशन एक अलग से, दोनों शेड्यूल मुख्य हुआ, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट, और तीसरी एक मुख्य कैलकुलेशन वही कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन होती है। क्लियर? इस तरह फिर से जाने समरी रूप में, फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है, यह एक टॉपिक है। इस फंड फ्लो स्टेटमेंट में मुख्यतः 2 चीज बनाए जाते हैं, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को रखा जाता है, उसके कंपेरिजन करके निकाला जाता है चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, जो इंक्रीज या डिक्रीज में होती है। दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अलावे जो भी फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड लायबिलिटीज होती है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से वर्किंग कैपिटल कैसे प्रभावित होती है, इस प्रभाव को दर्शाया जाता है, और अलग से कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। इस तरह यह तीनों भाग ये फंड फ्लो स्टेटमेंट की है, और फंड फ्लो की इनफ्लो और आउटफ्लो हम स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। ठीक, इस तरह आपके फंड फ्लो का कंसेप्ट क्लियर है, और इससे यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे भी समझ पाएंगे निश्चित रूप से। धन्यवाद।